यमन में हूथी विद्रोहियों के ठिकानों पर अमेरिकी हमले हुए तेज। एक एक कर हूथी विद्रोहियों के ठिकानों को अमेरिका अपनी बारूदी बारिश से तबाह करता नजर आ रहा है। इजराइल, अमेरिका और सऊदी अरब तीनों के भयानक हमले से दहल गया यमन। गाजा से विस्फोटक युद्ध, फिलिस्तीन मिसाइल से हूथी लड़ाकों का पलटवार। लाल सागर में ट्रंप से एर्दोआन का छल, गद्दार निकला ग्रीन मार्शल। तुर्की के इस्लामिक B-57 में ईरान, खाड़ी में शुरू हो गया एटमी घमासान। गाजा से शिफ्ट होकर यमन में विध्वंसक युद्ध शुरू हो गया है, जहां 3 ताकतवर देशों ने भीषण हमला शुरू कर दिया है। यमन की राजधानी सना पर बेहिसाब बारूद बरस रहा है। इजराइल, सऊदी अरब और सुपर पावर अमेरिका ने यमन में एक साथ तूफानी हमलों से तहलका मचा दिया है। हमले की शुरुआत इजराइल ने की है, उसके बाद सऊदी अरब ने भी यमन में मिसाइलों से धमाके किए। फिर अमेरिकी फाइटर ड्रोन ने ईरान समर्थित हूथी लड़ाकों और अलकायदा के अड्डों पर बमबारी की। यमन पर हुआ अब तक का ये सबसे भयानक हमला माना जा रहा है, जिसमें 3 देशों ने ताबड़तोड़ प्रहार से हूथी लड़ाकों को बेदम कर डाला है। हूथी फाइटर्स पर हमले के साथ ईरान की घेराबंदी शुरू हो गई है। हाल ही में ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ने ट्रंप को यह धमकी दी है कि जो भी इजराइल का साथ देगा वो बर्बाद होगा। खामनेई की धमकी के बाद अमेरिका, इजराइल, ईरान समर्थित लड़ाका ग्रुप पर टूट पड़े हैं। असल में खामनेई ने ट्रंप को खाड़ी देशों से अमेरिकी सैन्य अड्डों को तत्काल हटाने की धमकी दी, जिससे भड़के सुपर पावर ने हमला बोल दिया। همکاری با ایران با همکاری و کمک به رژیم صهیونی ملعون سازگار نیست. رژیم ملعون صهیونی با این وضعی که در این اواخر همه دنیا دیدن، همه دنیا فهمیدن، همه دنیا محکوم کردن، آمریکا کمک میکنه، آمریکا پشتیبانی میکنه، آمریکا حمایت میکنه. با این وضع همراهی با ایران معنی نداره، قابل قبول نیست. بله، इजराइल ने हूथी लड़ाकों को फिर से फोड़ना इसीलिए शुरू किया कि हूथी चीफ ने नए युद्ध का ऐलान 5 नवंबर को किया है। अब्दुल मलिक हूथी ने नेतन्याहू के खिलाफ फिर से युद्ध की घोषणा जैसे ही की, इजराइल ने मिसाइलों की बौछार शुरू कर दी। इजराइल ने हूथी पर जवाबी हमला ड्रोन और मिसाइलों से किया है। इजराइल ने यमन की राजधानी सना में हूथी सैन्य मुख्यालय और हथियार गोदाम को जला डाला है। इजराइल के हमले के बाद पूरे यमन में हाई अलर्ट है। मीडिया रिपोर्ट में 50 से ज्यादा हूथी लड़ाकों के मारे जाने और 600 के करीब लोगों के घायल होने की जानकारी दी गई है। वहीं सऊदी अरब ने यमन के सादा सूबे में मिसाइलों की बौछार की है। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के निशाने पर भी हूथी के सैन्य ठिकाने हैं। हालांकि सऊदी के मिसाइल हमलों में हुए जान माल के नुकसान का अनुमान अब तक नहीं लगाया जा सका है। सऊदी अरब 11 साल से यमन फ्रंट पर युद्ध में उलझा हुआ है। यमन के हूथी लड़ाके वक्त वक्त पर सऊदी अरब पर मिसाइलों से हमला करते रहते हैं। सऊदी अरब की तेल कंपनियों को भी हूथी लड़ाकों ने रॉकेट से कई बार जला डाला है। प्रिंस सलमान हूथी लड़ाकों से क्यों खौफ खाते हैं, इसकी डिटेल आगे जानेंगे। पहले ये जान लीजिए कि अमेरिका ने यमन में कितना बड़ा शिकार किया है। यमन मॉनिटर के मुताबिक अमेरिका ने हूथी फाइटर्स के साथ यमन में
अल कायदा को लड़ाकू ड्रोन से दहला दिया है। अमेरिका के ड्रोन हमले में अल कायदा के टॉप कमांडर अबू मोहम्मद अल ज़नानी के मारे जाने का भी दावा किया गया है। हूथी और अल कायदा ने गठबंधन कर रखा है, जिससे अब दोनों ग्रुप अमेरिका के निशाने पर आ गए हैं। अमेरिका की कोशिश सऊदी अरब और ओमान जैसे हूथी के दुश्मन देशों का गठबंधन बनाकर ईरान को घेरने की है। ईरान से मोर्चा लेने के लिए यमन के जुकार आइलैंड पर सीक्रेट रनवे भी बनाया जा रहा है। प्लैनेट लैब्स बीबीसी ने सैटेलाइट तस्वीरों से जुकार द्वीप पर लगभग 2000 मीटर लंबे रनवे के निर्माण की जानकारी दी है। जुकार आइलैंड हूथी लड़ाकों के कंट्रोल वाले हुदैदा पोर्ट से करीब 90 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में है। जुकार द्वीप लाल सागर में सामरिक महत्व के लिए सबसे अहम लोकेशन है। इस आइलैंड पर पहले 1995 में इरिट्रिया ने कब्जा कर लिया था। साल 1998 के एक अंतर्राष्ट्रीय फैसले में इसे यमन को सौंपा गया। 2015 में जब सऊदी अरब यूएई गठबंधन सेना ने हूथी से युद्ध शुरू किया, तब फिर से जुकार आइलैंड हूथी लड़ाकों से आजाद कराया गया। जुकार पर रनवे बनने से हूथी की हथियार सप्लाई लाइन पर ब्रेक लग सकता है। हालांकि हूथी लड़ाकों को कुचलकर भी अमेरिका इजराइल की टेंशन खत्म नहीं होने जा रही, क्योंकि तुर्की और ईरान में नजदीकियां बढ़ने लगी हैं। एर्दोआन ने ईरान को 57 देशों के इस्लामिक गठबंधन फोर्स में शामिल कर लिया है। तुर्की के इस्तांबुल में इस्लामिक चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एक अहम बैठक हुई है। बैठक में B57+ मंच बनाने का फैसला लिया गया। इस मंच के जरिए कहने के लिए मुस्लिम देशों में बिजनेस लीडर्स तैयार किए जाएंगे, लेकिन B57 में सऊदी अरब, तुर्की और ईरान जैसे कट्टर विरोधियों का एक साथ आना इजराइल के लिए किसी मुसीबत से कम नहीं है, क्योंकि ये एर्दोआन के ग्रेटर अरब बनाने की शुरुआत भी हो सकती है। एर्दोआन ने नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल बनाने के जवाब में ग्रेटर अरब का जवाबी प्लान बना रखा है। नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट के कट्टर विरोधी तुर्की के राष्ट्रपति हैं। एर्दोआन ने नेतन्याहू के जवाब में अपना अलग साम्राज्य बनाने का ख्वाब भी देख रखा है। एक तरफ नेतन्याहू का ग्रेटर इजराइल प्रोजेक्ट है और दूसरी तरफ है एर्दोआन का ऑटोमन साम्राज्य का ख्वाब, और इन दोनों इंटरनेशनल साजिशों को लेकर इस वक्त 2025 की सबसे बड़ी टक्कर होती नजर आ रही है। Suriye'nin parçalanmasına hangi kisveyle olursa olsun üniter yapısının bozulmasına rıza göstermeyiz. Bu konuda bir risk görürsek gerekli adımları süratle atarız. नेतन्याहू ने जब पहली बार ग्रेटर इजराइल को लेकर अपने इरादे जाहिर किए, तभी पूरे तुर्की में कोहराम मचा था। सबसे ज्यादा तनाव में तुर्की के राष्ट्रपति रेजिप ताइप एर्दोआन आए थे। एर्दोआन लगातार वही वीडियो देख रहे जिसमें हेलीकॉप्टर से उतरने के बाद नेतन्याहू उस पहाड़ पर पहुंचे जिसको कहा जाता है जबल अल शेख, यानी शेख का पहाड़। सीरिया की ऊंची चोटी को इजराइल में माउंट हेरमोन कहा जाता है। सीरिया में शेख के पहाड़ पर पहुंचकर नेतन्याहू बता चुके हैं अब अपना सीरिया पर कब्जे वाला उनका प्लान क्या है। אני פה בשיח חרמון עם שר הביטחון, הרמטכ"ל, אלוף פיקוד צפון, ראש השב"כ ומפקדים בכירים. אנחנו פה בחיתוך מצב כדי להחליט על היערכות ישראל במקום החשוב הזה עד שימצא סידור אחר שמבטיח את ביטחון ישראל. एर्दोआन की बड़ी ख्वाहिश है कि अखंड तुर्की बनाया जाए, सीरिया के उन इलाकों पर कब्जा किया जाए जो ऑटोमन साम्राज्य के दौरान उनकी जद में रहे हैं। इसमें सीरिया के इदलिब, अलेप्पो, दमिश्क और रक्का जैसे शहर भी शामिल हैं, जिन पर एर्दोआन की नजरें गड़ी हुई है। ये चारों शहर इस वक्त एर्दोआन के एजेंडे में हैं और लगता है कि सीरिया के इन शहरों के लिए तुर्की अब इजराइल के खिलाफ फिलिस्तीन वाला मोर्चा भी बंद करने के लिए तैयार है। क्या एर्दोआन का ये रवैया फिलिस्तीन के सबसे बड़े समर्थक ईरान और सीरिया के बीच युद्ध करा सकता है? क्या ये युद्ध वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकता है?
ये सवाल बार बार अब उठने लगे हैं। तुर्की की नीयत साफ नहीं है, ये बात ईरान बहुत अच्छी तरह से जानता है। एर्दोआन अपनी पार्टी के एक सम्मेलन में ये कह चुके हैं कि पहले विश्व युद्ध के बाद अगर अलग तरीके से सीमांकन होता तो अलेप्पो, दमिश्क, इदलिब और रक्का तुर्की में होते। पहले विश्व युद्ध में ऑटोमन साम्राज्य का नक्शा देखिए। पूरा लेबनान, फिलिस्तीन, सीरिया और इराक का बड़ा हिस्सा, यहाँ तक कि पश्चिमी और पूर्वी सऊदी अरब तक ऑटोमन एम्पायर तक फैला हुआ था। इसीलिए मैप देखकर एर्दोआन की कसक रह रहकर बाहर आती है, जबकि ये नक्शा देखकर सऊदी अरब भी चौकन्ना हो गया है। Bu yıl veya bu yol tıkanır veya dinamitlenirse işte o zaman devletimizin kadife eldivene sarılı demir yumruğunu kullanmaktan da çekinmeyin. बशर अल असद की सरकार गिराए जाने के बाद सीरिया में तुर्की को दबदबा बढ़ाने का बड़ा मौका मिल गया था, लेकिन सीरिया में तुर्की का दायरा बढ़ने का सबसे बड़ा फायदा इजराइल को हुआ, क्योंकि सीरिया में सबसे ऊंचे शेख के पहाड़ पर भी नेतन्याहू के कदम पड़ गए। नेतन्याहू का ये वीडियो देखकर ईरान भी बहुत ज्यादा तनाव में आया, क्योंकि लेबनान तक उसकी पहुंच अब पूरी तरह कट चुकी है। طبیعی است که کشورهای منطقه در این روند باید کمککار باشند بدون هر گونه مداخله مخرب یا هر گونه فشار و تهدید نسبت به جریانهای فعال در سیاست سوریه. इसमें कोई शक नहीं कि शेख के पहाड़ पर पहुंचे नेतन्याहू ने एर्दोआन के प्लान की हवा निकाल दी थी। तब से तुर्की तो नेतन्याहू के ग्रेटर इजराइल के विरोध में मुखर नहीं हो पा रहा, लेकिन अब की बार अरब लीग मोर्चा संभाल रही है। जाहिर है इजराइल को अरब देशों से टकराना पड़ा तो महायुद्ध छिड़ेगा, जिसमें महाशक्तियां भी अपनी अपनी ताकत आजमाएंगी।